हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं विनवराज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के लिए कुछ रेलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हमारा टारगेट है कि हम आपके साथ 1800 क्वेश्चंस डिस्कस करें। एक वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस बेसिस पर कि डेली बेसिस पर अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कितना अच्छा आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, कितने टॉपिक्स को आप रिवाइज कर पाएंगे रियल टाइम में। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आ जाता है, तो हमें लगता है कि ठीक है, जो भी समय लगा जब संविधान लिखा जाना शुरू हुआ, जो भी समय लगा, क्या यही असली समय है जिसमें संविधान लिखा गया है? बैकएंड में आप जाकर सोचेंगे तो समझेंगे कि नहीं, ये सालों का प्रक्रिया है। 100, 150, 200 साल से अधिक का ये धीरे धीरे चलने वाला एक प्रक्रिया था। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स होते गए, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, क्या क्या चेंजेज होते जाते हैं, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियंस पर अपनी पकड़ बनाते जाता है, किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में नियम कानून आते हैं। जब कंपनी को कमज़ोर करना था और ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल आ गया 1857 विद्रोह के बाद, तो क्या कुछ चेंजेज होते हैं। यहाँ पर इंडियंस गुस्सा भी ना हो तो कुछ चीज़ों का धीरे धीरे हमें पैकेट दिया जाता था। तो उसमें एक जगह आता है जहाँ पर कि ये ऑप्शन दिया गया कि बजट के ऊपर चर्चा किया जा सकता है। वोटिंग की बात नहीं हो रही है, बस डिस्कशन। यही बहुत बड़ी बात थी, इससे पहले बजट पर चर्चा ही नहीं होता था। तो ये कब हुआ या किस एक्ट से हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 से। ओके, तो ये जितने भी इस तरीके से एक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर्ड एक्ट आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चंस होता है ना कि चाय और चाइना को छोड़कर बाकी शक्तियों को छीन लिया गया कंपनी से, कब ऐसा किया गया, या कुछ भी इस तरीके से 1 लाख रकम कब दिया गया। मैं आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये हर बार अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में गलतियां ना हो। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहाँ पर पावर दिया गया था डिस्कस करने के लिए बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी? तो जो राष्ट्रीय ध्वज समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आचार्य कृपलानी या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हमारा जो झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी बनने की प्रक्रिया जो है ये भी बहुत खास है। इसमें धीरे धीरे कई तरीके के चेंजेज हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा था, इसमें कभी चरखा था महात्मा गांधी वाला, कभी गाय बछड़ा का जोड़ी आपको देखने को मिलता है, कभी आप देखते हैं कि रावी तट पर इसको लहराया गया है। और इसमें चेंजेज हुए हैं जो ये अभी जाके बाद में जो ये अशोक चक्र है, ये महात्मा हंसराज के द्वारा ऐड किया गया, या जो भी ये झंडा को ये शेप दिया गया। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं? ये सब कुछ चल रहा था। अगर हम बात करें फ्लैग कमेटी की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी, 2 अप्रैल को। इस सवाल का पहले सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं फ्लैग कमेटी। तो इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2 अप्रैल 1931 को, कराची सेशन जो हुआ था कांग्रेस का। और उस समय चेयरपर्सन कौन थे कराची सेशन के? तो सरदार पटेल थे। यानी यहाँ फ्लैग कमेटी की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा ये। और यहाँ पर एडहॉक कमेटी जो है नेशनल फ्लैग पर, ये बनाया गया या स्थापित किया गया 23 जून 1947 को, यानी आज़ादी के कुछ समय पहले की बात हो रही है। और इसके चेयरपर्सन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीज़ों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा एकदम रेडी रहना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका क्या सही जवाब है। ओके, अगला जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। यहाँ पर मैच करना है कि
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार इसको कहते हैं कि यहाँ से बोरोड है। बोरोड नहीं है। बोरोड का मतलब होता है कि हम कहीं से चीज़ों को उधार लेकर आए हैं, ऐसा हमारा संविधान नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को हमने अपने संविधान अनुसार प्लेस किया है। जहाँ जो अच्छी चीज़ें लगी, जो वहाँ की ब्यूटी थी, उस चीज़ को हमने लाया अपने संविधान में, उसको इंडियनाइज्ड वर्जन में डाला, उसको सही प्लेस दिया गया कि किस तरीके से हम इसको रखें, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। यहाँ पर आपको मैच करना है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये हमने लिया तो कहाँ के संविधान से लिया। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी जो संघीय प्रणाली है, वो कहाँ से लिया, इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया, और कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया, यानी समवर्ती सूची। अब यहाँ पर दिए गए देशों के नाम हैं जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हो गया कि जर्मनी की बात की जा रही है। ठीक है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस को लिया था, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो सी के साथ जो है ये 4 होगा। ये अब अगला चलते हैं, पहला देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये कहाँ से, तो ये हमने ले लिया था जापान से। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया, तो कनाडा से लिया। और कंकरेंट लिस्ट ये कहाँ से लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, तो डी का 3, सी का 4, ए का 1, बी का 2, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये हो गया सही जवाब जो आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये मैच भी करके आपके सामने रख दिया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा विचार करना होगा, किस बारे में, तो हमारे प्रियम्बल के बारे में, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है उसके बारे में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, ये मूव किया गया था या लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। क्या ये बात सही है? जरा सोच के विचार के आपको सही जवाब देना है। दूसरा कि क्या ये जो है ये जस्टिसेबल है, क्या इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। और तीसरा कि इसमें सुधार या संशोधन नहीं किया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, ये सोचना है। क्या ये जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहा गया है कि नॉन जस्टिसेबल है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। इसमें अमेंडमेंट हो सकता है और इंदिरा गांधी की सरकार में उस समय संविधान में चेंजेस किए गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था। प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसके आधार पर आप कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। और देखिए, सबको जो है ना अपना प्रियम्बल याद रहना चाहिए। तो बात हम करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, यही आगे चल के हमारा प्रस्तावना बन जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और अगर बात करें केशवानंद भारती केस 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस जो है वो हमारे संविधान को एक ढांचा दिया है। कहने का मतलब है इससे पहले पार्लियामेंट्रियंस अपने हिसाब से खिलवाड़ करते थे संविधान के साथ, लेकिन यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये जो ढांचा है इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कल को आप ये नहीं कह देंगे कि अब ये देश जो है डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, ये आप सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सॉलिड था और वो होके रहा, ठीक है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस बात को समझिएगा। ये जब प्रियम्बल की बात करते हैं कि अगर ये नॉन जस्टिसेबल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल हैं। इसी तरीके से प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी पॉसिबल हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए थोड़ा पेचीदा दिख रहा होगा लेकिन बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर मैच करना है। यहाँ थोड़ा आपको ये पेचीदा दिख सकता है, कुछ है नहीं। यहाँ पर 102वां, 103, 104 और 105वां जो हमारा संविधान संशोधन है वो किस संदर्भ में है। 10% रिजर्वेशन फॉर EWS वो किसके लिए, कौन से अमेंडमेंट से आया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये किससे आया। SC/ST सीट जो है वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और एंग्लो इंडियंस के सीट को एबॉलिश कर दिया गया, यानी हम बात कर रहे हैं जब लेजिस्लेचर की वहाँ पर। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ OBC कैन बी डन बाय द स्टेट, ये चीज़ें जो हैं वो किस मतलब की अमेंडमेंट से आई हैं, इस बात को आपको मैच करना है।
तो देखिए बड़ा ही सिंपल है कि जो हमारा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किसके लिए था, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि ए के साथ आएगा 2, ए के साथ 2। यहां पर एक ही ऑप्शन है लेकिन यहां पर ई भी होता है, इसलिए इतना तेजी में कोई काम नहीं करना है, चीजों को समझना है। 103 किसके लिए था, तो वो था EWS के लिए। ओके, इसी तरीके से जो 104 है वो क्यों है, तो SC ST के सीट को जो एक्सटेंड किया गया, और 105 जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ OBC कैन बी डन बाय द स्टेट, इसके लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक बार को मैचिंग देख लेते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको बताना है विच सब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये मनी नहीं, ये एक्ट होगा, यहाँ पर कुछ तो गलती हो गई है टाइपिंग में। ओके, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और कई बार इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। उस समय क्या हुआ था कि स्टेट लिस्ट की कुछ चीज़ों को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था कि उस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते थे। अगर ये चीज़ें स्टेट लिस्ट में होती तो केवल स्टेट ही उस पर कानून बना सकते थे। ऑप्शंस है यहाँ पर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वो कौन कौन से थे जो कि यहाँ पर ऐड किए गए थे, तो 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे, आपको याद मालूम होने चाहिए। पहला एजुकेशन था, दूसरा वेट एंड मेजर, तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, चौथा फॉरेस्ट था और 5वां था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय प्रशासन। कहने का मतलब ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1। ओके, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। एक बार को आप यहाँ चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को हमने रख दिया है ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पॉल लॉस हिज सिक्योरिटी मनी इफ ही और सी डज नॉट गेट, यानी कहने का मतलब है कि जो भी एक किसी कैंडिडेट यानी उम्मीदवार की जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है, वो कितने रुपए का उसका नुकसान हो जाएगा, या देख सकते हैं अगर मिनिमम कितने वोट नहीं आएंगे तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। जो टोटल वोटिंग हुई है उसका 1/3 या 1/4 या 1/5 या 1/6 या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/6। क्योंकि चुनाव आयोग ने आपके ऊपर मेहनत किया है, बैलेट का आपका ऑप्शन डाला है, चुनाव में बहुत मेहनत लगता है, पूरी मशीनरी लगा दी जाती है, और आप एक अगर ढंग के कैंडिडेट नहीं हैं तो क्यों आप इस तरीके से चुनाव आयोग को परेशान कर रहे हैं, उस बात का दंड लगना ही चाहिए। 8वां सवाल है, इसमें मैच करना है आपको। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और क्या वो आर्टिकल डील करता है वो यहाँ पर बताया गया है, इसी की सही मैचिंग करानी है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50 और 51 को मैच करना है। इस तरीके के सवाल हो सकता है आपको थोड़े टफ लगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरीके के सवाल को डालने का पूरा मकसद ये था कि एक बार में यहाँ 4 तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं 4 क्वेश्चंस दे देता, आर्टिकल 41 क्या डील करता है, 44 क्या डील करता है, 50 क्या डील करता है, तो 4 हो जाते ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन में 4 का काम हो रहा है, समझना है। तो देखिए, एक आर्टिकल 44 सबको याद होगा, 4 दोनों इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, यही जो ट्रिपल तलाक वगैरह की बात होती है या जो भी पर्सनल लॉज की बात होती है, यूसीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। गोवा जो स्टेट है उसका बहुत पहले से यूसीसी लागू हो गया है, बाकी जगहों पर इंप्लीमेंट करने की बात चलते रहती है, कई बार न्यूज वगैरह में आप देखते हैं। ओके, इसी तरीके से जो आर्टिकल 41 है वो किस चीज़ से डील करता है, तो ये है राइट टू वर्क। ठीक है, यहाँ जो भी बातें की गई हैं आप समझ पा रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की जा रही है। आर्टिकल 50 में क्या बातें की गई होंगी, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। ओके, और आर्टिकल 51 यानी 51 में क्या बातें की गई हैं, तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, यहाँ पर सही मैचिंग भी है, एक बार को आप देख सकते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का न्यूनतम संख्या क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? 10, 15, 12, 40 या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मिनिमम जो नंबर है वो है 12, 12 कम से कम। और ये सब हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें बताया गया कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो 12 हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है उस सभा के टोटल सीट्स का 15%। तो अब आप मुझे बताइए कि बिहार में टोटल कितने सीट्स हैं अगर विधानसभा की बात की जाए, और टोटल अभी कितने मंत्रियों की संख्या है। ओके, अभी हाल में पोर्टफोलियो में चेंजेज हुए हैं, तो आपके लिए ये जानना थोड़ा अच्छा होगा और सही भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा एक्सपेंडिचर है जो कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर नहीं चार्ज किया जाता है। वो कौन सा व्यय है जो कंसोलिडेटेड फंड है, समेकित निधि जो है, उसे नहीं लिया जाता है। सैलरी एंड अलावेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या सैलरी एंड अलावेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जज, या ऑप्शन डी पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए जो यहां पर ये हाई कोर्ट जजेज की सैलरी जो है ना, ठीक है, तो ये पे की जाती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जहां पर वो काम कर रहे हैं, जबकि जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इसी तरीके से जो सैलरी एंड अलावेंस है वाइस प्रेसिडेंट का, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्यों? देखिए, इस बात को समझना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ऐसा उनका कोई सैलरी नहीं होता है। वो जो सैलरी दिया जाता है वो राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होता है और इसी तरीके से ऑप्शन सी भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1 इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिर से मैच करना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं 243D, 243K, 243I और J, और वो किसके लिए है ये अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे। तो आर्टिकल 243D जो है वो किसके लिए है? तो वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट। यहाँ पर जो भी सीटों की रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरीके से आर्टिकल 243K जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, ये के जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के लिए है। आई किसके लिए है? तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए है, ये 243I। और जे किसके लिए है? तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत के लिए, ये है जे। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जो है आप जानते हैं कि पंचायती राज की बात हो रही है, उसके संदर्भ में बात हो रही है, पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A4, B1, C2 और D3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखना है, बताना है, राज्य आपातकाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। Article 365 states that effect of failure to comply with or to give effect to direction given by union, क्या इसके लिए कहीं पर राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। और क्या स्टेट इमरजेंसी जो है सिंपल मेजोरिटी से पास की जाती है? तो जी हाँ। और तीसरा है कि स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, क्या ये बात सही है? जी हाँ, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? ऑब्वियसली डी करिएगा, इसमें ऑप्शन ई नहीं करिएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 356 जो है ना, वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन 365 में मिलता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी पास करता है, उसको भेज दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए के पास अप्रूवल के लिए, और इफ़ इट इज़ नॉट पास्ड फ्रॉम देयर इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 months, और अप्लाई हो गया तो लंबे समय तक रह सकता है, मैक्सिमम 3 years के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया है? कितनी बार ऐसे इंस्टेंसेज हुए हैं कि इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बैठाना पड़ा है अगर कहीं पर कोई मसला फंस रहा हो तो? ठीक है, ज्वाइंट सेशन की बातें जो है वो आर्टिकल 108 में की गई हैं,
और यहाँ पर 3 ऐसे मौके आए हैं जब ज्वाइंट सेशन का नौबत आया है। आर्टिकल 118 जो है हमारे संविधान का, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो उसके चेयरपर्सन जो होते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल 3 बार ऐसा हुआ है। कौन कौन सा? तो 1961 डाउरी प्रोहिबिशन बिल, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल और 2002 में एंटी टेररिज्म बिल। ओके, अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ रीड्स के बारे में बताया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है कि जो हैबस कॉर्पस है उसका क्या मतलब है, मैंडुमस का क्या मतलब है, प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी इसका क्या मतलब हुआ। ओके, सोचिए, ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, न जाने आप कितनी बार इसे गो थ्रू हुए होंगे। देखिए, कॉर्प्स का मतलब ही होता है बॉडी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है हैबस कॉर्पस का, कि अगर कोई किसी को इलीगली डिटेन कर लेता है, सरकार कर ले या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किडनैप कर ले, तो उसके फैमिली को ये हक है या उसके पहचान वालों को कि वो कोर्ट में जाके पूछ सके कि वो इंडिविजुअल है कहाँ पे, ठीक है। ये सारी शक्तियां जो है आर्टिकल 32 में भर भर के दी गई हैं हम भारतीयों को, ठीक है। तो ए के साथ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन तो होगा नहीं, डी या ई हो सकता है अभी के लिए, तो A1, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंडुमस है उसका क्या मतलब है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, परमादेश, यहाँ समझ में आ रहा है। प्रोहिबिशन यानी समझ रहे हैं, रोकने की बात की जा रही है, निषेध, टू फॉरबिड। और सर्टियोरारी जो है वो क्या है, टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक और बच जाता है क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि अगर कोई ऑफिस बियरर है, किसी ऑफिस में बैठा है, तो क्या उस ऑफिस में बैठने के लिए उसके पास सारे शक्ति हैं या फिर वो इसी तरीके से भूले भटके बैठ गया है। तो अगर वो जानना है तो उसके लिए है क्यू वारंटो, ठीक है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर असर्शन है और रीजनिंग है, उसके आधार पर आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो सदन के किसी भी हाउस से, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए शर्त रखा गया है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए कि किसी भी सदन द्वारा 50+50 यानी 50 प्रस्ताव दें और 50 समर्थन दें, ऐसे सदस्यों द्वारा शुरू किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि द प्रेसिडेंट में फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61, यानी आर्टिकल 61 में क्या राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। तो जी हाँ, दिए गए दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब एक बार रेजोल्यूशन लाना है तो 50 मेंबर्स जो हैं वो प्रपोज करेंगे और 50 उसको सपोर्ट करेंगे। अगर रेजोल्यूशन जो है वो साइन और सपोर्ट हो जा रहा है, एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स हैं हाउस के, तो इसके बाद वो लाया जाता है राज्यसभा में, वहाँ पर साइन कराया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है। और फिर पहले तो यही है कि क्या अगर महाभियोग की बात हो रही है तो उसको एक्सेप्ट किया गया, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि ये चीज़ देख लेना होगा आपको कि इंडिया के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे अलग है अमेरिकी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से, क्योंकि इससे पहले जो यूएस में प्रेसिडेंट थे यानी ट्रंप साहब, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया था, वो इम्पीच्ड हुए थे, लेकिन वो ऑफिस में कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको बताना है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है। आर्टिकल 169 यानी अनुच्छेद 169 के अधीन किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन और विकास का प्रावधान है। क्या ये बात सही है? यानी हर जगह पर सेकेंड हाउस नहीं है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर हर जगह नहीं है। अगर किसी राज्य में बाईकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए तो क्या उसके लिए आर्टिकल 169 को झांकना होगा। और दूसरा कि फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट असेंबली हैव टू पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, तो क्या वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है? तो नहीं। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है या एबॉलिश कर सकता है किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अगर ये स्पेशल मेजोरिटी में बात आती है तब,
ठीक है, तो ये बात कहाँ से आनी चाहिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से वो आनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी में पार्लियामेंट के पास पहुंचेगी कि चाहिए या हटाना है, दोनों ही सर्कमस्टांस में। क्या अभी आप बता सकते हैं कि कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है? वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वापिस से असर्शन और रीजनिंग है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। क्या ये बात सही है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? और दूसरा है कि यूनियन फाइनेंस कमीशन डिड नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पंचायत। क्या ये बात सही है कि जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन नहीं देता है पंचायत के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में? सोच के आपको सही जवाब देना है। तो देखिए, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 243I। अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र हो रहा था। और यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वही रिकमेंडेशन देता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पंचायत, यहाँ पे यूनियन नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर असर्शन तो सही है, लेकिन उसके लिए जो दिया गया लॉजिक है वो सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि पहला तो सही बात है लेकिन जो दूसरा है वो सही नहीं बैठ रहा है। असर्शन के हिसाब से रीजनिंग सही नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली? कि किसी भी विधान सभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं। और आपको यह भी बताना होगा कि किस राज्य में अधिकतम सीटें हैं विधानसभा में और न्यूनतम किस राज्य में है। तो देखिए, अधिकतम हो सकते हैं 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, यहां पर महत्तम मैक्सिमम वाले का तो जवाब मिल गया कि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं। मिनिमम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, कि देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द संविधान, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं की गई है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। क्या ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है? ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, और आज का आखिरी सवाल बहुत आसान है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन हैं उनके पास कौन सी शक्ति नहीं है? क्षमा करने की शक्ति नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की शक्ति नहीं है, या फिर आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति नहीं है, या अध्यादेश पारित करने की शक्ति नहीं है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्षमा तो करते ही हैं, इमरजेंसी भी डिक्लेयर करते हैं, अध्यादेश भी जारी करते हैं, लेकिन ये जो रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है ना सारा प्रक्रिया पार्लियामेंट करता है, जस्ट लाइक इम्पीचमेंट। लेकिन वो रिमूवल वर्ड होता है, उसके लिए महाभियोग शब्द नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बातें जो की गई हैं वो आर्टिकल 124(4) में की गई हैं कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, अगर इस तरीके से आते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, उसी सत्र में, ऐसा नहीं कि सत्र बदल जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है। किस कंडीशन पर? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, कि वो जो व्यक्ति है वो जज रहने में काबिल नहीं है, अगर उसने कुछ ऐसा मिसबिहेवियर किया हो, या वो अक्षम है, अक्षमता के आधार पर, या सिद्धमता ये कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से पॉलिटी के हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। फिर हम आगे मिलेंगे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।